हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल अवनी स्टडी हब पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट एक महीना आपके पास बचा हुआ है रीट मेंस के लिए। तो अभी तक अगर आपने फिर भी नोट्स नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं है, आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो इस क्लास के माध्यम से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से है। इसमें आईसीटी रीट मेंस में जो लेवल 1 और 2 में आने वाला है सूचना तकनीकी, इसके मैं नोट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये एक क्लास में ही आपका पूरा कंप्लीट मैं करवा दूंगी। इसमें आपसे 4 टॉपिक में से पूछा जाएगा: सूचना तकनीकी के आधार, दूसरा टॉपिक सूचना तकनीकी के उपकरण, और सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस, और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। तो ये 4 टॉपिक रहने वाले हैं और इन्हीं 4 टॉपिक से आपके 10 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखो, सूचना तकनीकी के आधार में एक होता है आईटी और एक होता है आईसीटी। आईटी क्या होता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म ज्यादा पूछ ली जाती है तो देख लेना। ठीक है, ये एक संपूर्ण उद्योग को संदर्भित करता है। ठीक है, आईटी में क्या है कि संपूर्ण उद्योग को ये संदर्भित करता है, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन जब आईसीटी की हम बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है हिंदी में सूचना संचार प्रौद्योगिकी। इंग्लिश में इसे हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, यानी कि सी मतलब होता है कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा, अगर आपने इस बार ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम देखा होगा, अगर जो ग्रेड फर्स्ट में एग्जाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस के जीके 1 पेपर में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी कि आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, थोड़े से परिचय की बात करते हैं। सूचना और संचार की प्रौद्योगिकी या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसे आमतौर पर आईसीटी कहा जाता है। आईसीटी में वे सभी साधन शामिल होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर एवं नेटवर्क हार्डवेयर दोनों और साथ ही साथ आवश्यक सॉफ्टवेयर सहित सूचना एवं सहायता संचार का संचालन करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो आईसीटी में आईटी के साथ साथ दूरभाष, संचार, प्रसारण, मीडिया और सभी प्रकार के ऑडियो और वीडियो प्रकरण एवं प्रेषण शामिल होते हैं। ठीक है, यानी टोटल ओवरऑल मिला के बात करें तो आईसीटी में आप कंप्यूटर हो, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, सब चीज के बारे में आप बात करते हो। ठीक है, चलिए सामान्य अर्थ की बात करें, अगर सूचना की बात करें, इंग्लिश में इसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा की इंफॉर्मेशन या फिर इन्फॉर्मा से हुई है। इसका अर्थ होता है किसी वस्तु या संकल्पना, या कोई वस्तु या फिर संकल्पना। ठीक है, अब आता है तकनीकी। तकनीकी को इंग्लिश में टेक्निकल कहा जाता है और टेक्निको से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? कला या व्यवहारिकता, तकनीकी व ज्ञान का समीक्षण होता है। तकनीकी मतलब तकनीकी व ज्ञान का समीक्षण होता है इसमें। संचार या संप्रेषण को इंग्लिश में हम कम्युनिकेशन कहते हैं और ये हमें ग्रीक भाषा से मिला है। कम्युनिकेशन किससे मिला है? हमें ग्रीक भाषा से। कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेयर, जो कि कम्युनिकेयर आपका लैटिन भाषा है, इसका मतलब होता है बात करना या फिर कुछ भी साझा करना। कम्युनिकेट आप करते हो तो वार्तालाप करते हो, जुड़ने की कोशिश करते हो। ठीक है, कोई भी बात आप शेयर करते हो। देखो, कंप्यूटर की ये जो क्लास है ना, ये मात्र 17 पेजेस में मैंने कंप्लीट आपको करवाने की कोशिश करूंगी। 17 पेजेस की ये रहेगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फिर आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट कर देना। अगर मुझे ऐसा फील होता है कि सच में आपको मेरी मेहनत समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो फिर मैं आपको ना इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। वरना तो यार देखो, पूरी क्लास में आपके साथ यूट्यूब पर शेयर कर रही हूँ अपने चैनल पर। देखिए, अब आती है इसकी परिभाषाएं। देखो, पेज नंबर 2 पर आ गए हम। परिभाषाओं में बात करें तो सूचना का मतलब होता है विभिन्न तथ्यों व आंकड़ों को व्यवस्थित करके उपयोग में लेने लायक बनाकर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को हम सूचना कहते हैं। है ना, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके पास फैक्ट है, जो भी आपके पास डेटा है, उसको आप जब व्यवस्थित करके उपयोग में लेकर आ रहे हो, देन उसी को आप सूचना या इंफॉर्मेशन कह रहे हो। ठीक है, संचार संप्रेषण की परिभाषा की बात करें तो सूचनाओं, विचारों, आंकड़ों व तथ्यों का आदान प्रदान करना। संचार संप्रेषण में क्या होता है? आप जो भी आपके पास डेटा है, फैक्ट है, आपकी थॉट्स हैं, है ना, उन सारी चीजों को आप इंटरचेंज कर रहे हो, मतलब कि आदान प्रदान कर रहे हो। आप किसी से कोई नॉलेज ले रहे हो, कोई जानकारी ले रहे हो, किसी को दे रहे हो। ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जब दोनों आ जाते हैं साथ में तो दो माध्यमों के मध्य सूचना पहुंचाने हेतु ये प्रयुक्त तकनीकी होती है। ठीक, अब आते हैं सूचना प्रौद्योगिकी शब्द की बात करें तो इसका पहली बार प्रयोग 1958 में, कितने में? 1958 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक लेख में हमें मिलता है। किसका? तो सूचना प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग पहली बार 1958 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक लेख में मिलता है। संचार व्यवस्था का आरंभ कैसे हुआ, कब से हुआ? तो 1962 में हुआ। संचार व्यवस्था का आरंभ कैसे हुआ? 1962 में हुआ, टालिस्टर उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद। ठीक है, अब आता है सूचना एवं संचार विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग, यानी यहाँ पे जब विज्ञान जुड़ता है तो कब? 1950 में। अब क्योंकि आप राजस्थान का पेपर देने जा रहे हो रीट मेंस का, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना कब हो रही है? 1987 में। मतलब ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, कम से कम 50 वर्ष तो नहीं हुए हैं। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया है तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये पूरी मैराथन ही आप इसको मान के चल सकते हैं, क्योंकि मैं एक ही क्लास में ये 17 पेजेस के नोट्स है ना शेयर करने वाली हूँ। इसके बाद आप कुछ भी पढ़ लेना। ठीक है, कुछ भी ढूंढ लेना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब कुछ मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। इतने दिन से जो क्लास नहीं आ रही थी ना, वो नोट्स बनाने की वजह से और ये डिसाइड करने की वजह से कि मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर करूं या ना करूं, इस वजह से मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। खैर चलिए आगे चलिए। नोट, यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो अलीबर्ड है। याद रखिएगा, पहला संचार उपग्रह क्या है, यानी कि पहला
पहला कम्युनिकेशन उपग्रह कौन सा था, तो वो आपका अलीबर्ड था। अब आते हैं आईसीटी के प्रकार। तो दो प्रकार की आईसीटी होती है, एक तो होती है परंपरागत सूचना तकनीकी यानी कि जो शुरू से चली आ रही है, और दूसरी होती है मॉडर्न वाली यानी आधुनिक सूचना तकनीकी। अगर हम बात करें परंपरागत सूचना तकनीकी में, जैसे कि मुद्रित सामग्री, जैसे पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें, ये सारी चीजें जो होती है जो आज भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, समाचार पत्र वगैरह पढ़ते हैं। मौखिक सूचनाएं जैसे संवाद करते हैं, वार्तालाप करते हैं, कोई मीटिंग करते हैं आप, ठीक है। अन्य में आता है चलचित्र के माध्यम से हो गया, चित्र के माध्यम से हो गया, दृश्य श्रव्य उपकरण, खेल तमाशे आदि के माध्यम से। ये क्या है, हमारी परंपरागत सूचना तकनीकी है, यानी लोगों को आपस में जोड़ने के लिए हम ये सारे काम करते हैं, जैसे पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें अखबार छापना, ठीक है, संवाद करना, वार्तालाप करना, मीटिंग करना, है ना, ये सारी चीजें। दूसरी चीज आधुनिक सूचना तकनीकी में अब क्या है, हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी आ गई है, और क्या है, दूरसंचार व नेटवर्क प्रौद्योगिकी और अन्य चीजें इसमें शामिल है। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षण को रुचिकर और सुगम बनाने के लिए हमको आईटी की जरूरत पड़ रही है, पाठ्य वस्तु के सरलीकरण के लिए पड़ रही है इसकी जरूरत, अधिगम को स्थायी करने के लिए, सूचनाओं के सुलभ संरक्षण हेतु, अच्छे प्रबंधन हेतु, मनोरंजन के सुलभ साधनों के लिए, सूचनाओं की अधिक पहुंच के लिए, शिक्षण की संतुलित प्रक्रिया हेतु, अध्यापक व विद्यार्थी के प्रभावी संवाद व संप्रेषण हेतु। तो चलिए अब हम पेज नंबर 3 पे आ गए। अब आपसे क्वेश्चन पुट अप हो रहा है कि व्हाट इज आईसीटी। तो देखो आईसीटी में क्या है, आई फॉर इन्फॉर्मेशन होता है। इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो देख के मिलती है, टेलीविजन से मिलती है, इंटरनेट से मिलती है, रेडियो पर आप सुन सकते हो, कैलकुलेटर के थ्रू आप ले सकते हो। कम्युनिकेशन आप करते हो ईमेल के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल फोन के द्वारा, ओएचपी के द्वारा और फैक्स मशीन के द्वारा। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो डिजिटल कैमरा आ गया है, लैपटॉप आ गया है, गेम्स कंसोल आ गए हैं, टेप रिकॉर्डर आ गए हैं, रोबोट आ गए, ठीक है। अब चलिए सूचना तकनीकी के उपकरण देखते हैं, दूसरा टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो कंप्यूटर का मतलब है स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। कंप्यूटर का मतलब क्या है, स्वचालित ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। जनक कौन है इसके, तो चार्ल्स बेबेज हैं। 1822 में डिफरेंस यानी कि जो डिफरेंस इंजन नामक एक उपकरण बनाया था इन्होंने। प्रथम पूर्ण रूपेण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो एनिएक था। एनिएक का पूरा नाम पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल, न्यूमेरिकल भी बोलते हैं, नंबरिकल भी बोलते हैं, न्यूमेरिकल इंटरग्रेटर एंड कैलकुलेशन। 1946 में इसका निर्माण हुआ था, याद रखेंगे। उत्पत्ति की बात करें तो कंप्यूट शब्द से हुई है, या फिर कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है ना, ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है। शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है, तो गणना करना। मेन काम इसका क्या है, गणना करना। ये डेटा को सूचना में बदलने का काम करता है। जो भी आप डेटा इसके अंदर डालते हो ना, वो इसे इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। डेटा डालोगे आप, प्रोसेसिंग होगी और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपको मुगलों के बारे में कुछ डालना है, तो आप मुगल डालोगे, मुगल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो भी होगी ना इंटरनेट पर, वो सारी आपके सामने आ जाएगी। तो मेन चीज क्या है, मुगल आपका डेटा है, और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, जो जानकारी मिली है, वो आप इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब आता है हमारा अब क्या आता है हमारा, कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करें और कंप्यूटर की कमियों की बात करें, ठीक है। तो कंप्यूटर की विशेषता है कि संग्रहण की क्षमता होती है, यानी कि आप इसमें ना स्टोरेज कर सकते हो। थकान का अभाव होता है, यानी थकता नहीं है ये, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अब जो हैंग का मतलब होता है ना, वो कंप्यूटर के थकने का ही मतलब होता है ना। परिणाम की यहाँ शुद्धता होती है, यानी कि आप 100% नहीं बट 95% आप कह सकते हो कि जो परिणाम हमारे द्वारा डाला गया है वो शुद्ध ही होगा इसमें, ठीक है। स्वचालन होता है, उच्च गति इसकी होती है, हमसे तेज गति में काम करता है। व्यापक उपयोगिता है, यानी दूर दूर तक इसको लोग यूज कर रहे हैं। इसमें सीक्रेटनेस भी होती है, गोपनीयता होती है, और इसमें विश्वसनीयता भी होती है। अब इसकी कमियां क्या है, निर्देशन की इसको आवश्यकता होती है। भाई जो आप निर्देश दोगे कंप्यूटर को, वही उसी निर्देश पर ये काम करता है। स्वयं सोचने की क्षमता नहीं होती, अपने आप से कुछ नहीं सोचता है। आप जो भी सर्च करते हो ना, वो किसी न किसी बंदे ने इस पर डाला होता है। अनुभव से सीखने की कमी होती है ना। विद्युत पर निर्भरता होती है, बिजली की जरूरत होती है इसे चलाने के लिए। वायरस का खर्चा भी बढ़ जाता है, और पर निर्भरता होती है, ठीक है, दूसरे पर निर्भर होता है। ऐसा नहीं कि आपने कंप्यूटर खरीद लिया है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वो चल जाएगा। भले ही वो ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऑटोमेटिक चल जाएगा। आपको बिजली में प्लग लगाना पड़ेगा और उसको खुद चलाना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया। तो पेज नंबर 4 पर चलते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियां कितनी रही, अभी तक 5 पीढ़ी रही हैं, और 5वीं पीढ़ी यानी कि 5 जनरेशन हम यूज कर रहे हैं। प्रथम पीढ़ी 1945 से 55 तक चली थी, जिसको हम वैक्यूम ट्यूब के नाम से जानते थे, क्योंकि उस टाइम पर कंप्यूटर का कौन सा लुक था, वैक्यूम ट्यूब था। द्वितीय पीढ़ी आई 1956 से 64 तक चली, और इसमें ट्रांजिस्टर आने लगे। तृतीय पीढ़ी आपकी 1965 से 71 तक आई। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी इसके अंदर यूज होने लगी, आईसी की चिप यूज होने लगी। चतुर्थ पीढ़ी आई 1971 से 80 तक, इसमें वेरिलोज आईसी और माइक्रो प्रोसेसर आने लगे थे। वेरिलोज को हम वीएलआईसी बोलते हैं। पंचम पीढ़ी में, जो कि 1980 से अभी तक चल रही है, अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसे हम बोलते हैं, और शॉर्ट में यूएलएसआई बोलते हैं, ठीक। चलिए कंप्यूटर के प्रकार या वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक तो होते 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी
माफ करें, साधारण वर्गीकरण 3 प्रकार में है, अनुप्रयोग के आधार पर 2 प्रकार में और आकार और क्षमताओं के आधार पर 4 प्रकार के। ठीक है, तो कंप्यूटर के प्रकार तो 3 है, बट उनके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं। जैसे साधारण वर्गीकरण में 3 प्रकार के कंप्यूटर आते हैं, एक तो एनालॉग कंप्यूटर आता है, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अनुप्रयोग के आधार पर 2 होते हैं, एक तो जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटर आप यूज करते हो और दूसरा स्पेशल पर्पस के लिए। अच्छा, जनरल पर्पस ये सामान्य उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं और स्पेशल पर्पस इनको किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जैसे कि मृदा परीक्षण के लिए, चिकित्सा परीक्षण के लिए, यातायात संकेत के लिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आदि के लिए। अब आकार व क्षमताओं के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स। माइक्रो की बात करें, सबसे छोटा होता है सामान्य कंप्यूटर जैसे कि पीसी जो आपके घर में होता है। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार व मध्यम लागत के कंप्यूटर होते हैं, जिसको आप टैबलेट वगैरह भी बोल देते हो। ठीक है, मैन फ्रेम कंप्यूटर बड़ी भंडारण क्षमता का होता है, उच्च गति, ज्यादा लागत आती है इसमें। मौसम भविष्यवाणी में ये प्रयोग किया जाता है, जो आपने बड़े बड़े कंप्यूटर देखे भी होंगे, है ना। अब आते हैं सुपर, ये अन्य कंप्यूटर से 10 गुना तेज वैज्ञानिक व उच्च प्रौद्योगिकी में काम आते हैं। यहां तक समझ में आया। अब हम पेज नंबर 5 पर आ चुके हैं। कंप्यूटर की इकाइयां व कार्यप्रणाली की बात की जाए तो सामान्यतः कंप्यूटर की 3 इकाइयां होती हैं। ठीक है, एक तो होती है इनपुट, एक होती है सीपीयू और तीसरी होती है आउटपुट। सीपीयू को हम कंप्यूटर का दिमाग, मस्तिष्क, माइंड कहते हैं। ठीक है, इनपुट में बात करें कौन कौन सी इकाइयां आती है, जैसे कि आपकी माउस आती है, कीबोर्ड आती है, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच पैड, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, वेब कैमरा, है ना। अभी जो कि आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आप तो केवल टॉपिक से करवा रहे हो, अंदर नहीं करवा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि 10 नंबर के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, उसमें आपसे डिटेल नहीं पूछी जाती। केवल आपसे इतना पूछा जाएगा कि इनपुट में इनमें से कौन सा आता है, आउटपुट में कौन सा आता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे तो कोई भी मैराथन आप कर सकते हो, किसी भी चैनल की आप क्वेश्चन PYQs देख सकते हो, इस तरीके के क्वेश्चन ही पुटअप किए जाते हैं। तो उतना ही पढ़ना है जितना कि एग्जामिनर पूछता है ना। ज्यादा पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे PhD नहीं करनी है। लेवल 1 के विद्यार्थियों को खास करके उतना ही पढ़ना है जितना कि आपके सिलेबस में है, बाकी आप PYQs पे ज्यादा ध्यान देंगे। सीपीयू की बात करें, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी दिमाग होता है, इसके 3 भाग होते हैं। कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जिसको आप ALU कहते हैं, और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट, है ना। अब आते हैं मेमोरी यूनिट की बात करें तो ये डाटा को संग्रहण करता है, स्टोर करता है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU की बात करें तो ये गणितीय व तार्किक कार्य करता है। ये पूछा गया क्वेश्चन भी है कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी ALU का काम क्या होता है, तो गणितीय व तार्किक कार्य करना होता है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है निर्देशों को समझना और इनपुट आउटपुट डिवाइस पर नजर रखना या उनको कंट्रोल करना। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम यूनिट की बात करें तो ये कॉमन डिवाइस होते हैं, जैसे कि मल्टीमीडिया विद स्क्रीन, ये आपका कॉमन डिवाइस में आता है। माइक विद हेडफोन जिसमें लगा होता है, जो पढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं, है ना, जिसमें माइक और हेडफोन दोनों होते हैं, तो वो भी किस में आता है, आपकी कॉमन डिवाइस में। स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन जो है वो भी आपकी कॉमन डिवाइस में आती है। अब बात करते हैं अगले की, जिसका नाम है आउटपुट। फ्लैट पैनल डिस्प्ले या मॉनिटर जो होता है वो आउटपुट में आता है। स्पीकर आउटपुट में आता है। टच स्क्रीन जो है ये आपकी कॉमन डिवाइस है, इनपुट आउटपुट दोनों में आती है। प्रिंटर, CRT मॉनिटर, TFT मॉनिटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, स्पीकर्स, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स, प्लॉटर, ये बैनर बनाने के काम आते हैं। अब मैं आपसे बात करूं थोड़ी सी, ये जो आपके यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कीबोर्ड होता है, जो मेन होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कीबोर्ड की बात की जाए तो कीबोर्ड का आविष्कार 1868 में क्रिस्टोफर लागम सोल्स ने किया था। इसमें सामान्यतः 82 से 108 तक कुंजियां होती हैं। कुंजों के प्रकार जैसे कि अल्फाबेट कीज होती हैं यानी ABCD वाली, नंबरिक कीज होती हैं 1 2 3 वाली, नेविगेशन एरो वाली की होती है, फंक्शन की कितनी होती है तो 12 होती है, पूछा गया क्वेश्चन है। कैरेक्टर की होती है, अदर्स कीज होती है। माउस की बात करें तो डगलस C एंगलबर्ट ने 1960 में किया। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। चलिए, सामान्यतः इसमें क्या होते हैं, 2 बटन होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है। अब इसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो ऑप्टिकल माउस होता है, दूसरा मैकेनिकल माउस होता है। अब आता है तीसरा स्कैनर। इसका काम होता है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना। जॉयस्टिक का काम होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे बच्चों की गेम्स खेलने के ये काम आता है। बारकोड रीडर का काम होता है, मॉल, दुकान आदि में ये प्रयोग होता है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2-3 1-2 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स की बात करें तो 4 निबल की आपको पता होगा कि 1 बिट होती है और 1 बिट में बाइनरी डिजिट 0-1 होती है। कंप्यूटर आपको पता है कि 0-1 पे काम करता है। 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं और 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं। और इसी तरीके से KB के बाद MB आता है, MB के बाद GB, GB के बाद TB, TB के बाद PB। ठीक है, इस तरीके से चलता चला जाता है।
अब बात करेंगे हमारे कंप्यूटर की मेमोरी की। डाटा तथा निर्देशों को संग्रह करने का स्थान होती है कौन? कंप्यूटर की मेमोरी। जैसे आपके पास आपका दिमाग, वैसे ही कंप्यूटर के पास में उसकी मेमोरी होती है। मेमोरी के भी दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी की बात की जाए तो आंतरिक मेमोरी भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये सीपीयू में होती है। सेमी कंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है, मुख्य मेमोरी होती है, और अस्थायी मेमोरी भी इसको कहते हैं। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी प्राथमिक वाली होती है। द्वितीयक मेमोरी ये सहायक मेमोरी होती है, बैंकिंग स्टोरेज के नाम से जानी जाती है, और इसको हम स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो रैम होता है, ठीक है, एक होता है रोम। रैम की बात करें, इसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अस्थायी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है, रीड एंड राइट मेमोरी होती है, यानी कि आप इसमें पढ़ सकते हो, लिख भी सकते हो। विद्युत आपूर्ति इसमें जरूरी होती है, जैसे ही लाइट गई आपका सारा डेटा खत्म हो जाता है। ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी मेमोरी होती है, अस्थिर मेमोरी होती है, और इसके भी दो प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम। देखो ये फास्ट रिवीजन क्लास है, इसीलिए कोई भी पैनिक नहीं होना, है ना। और इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, चाहे 10 नंबर का पेपर हो। वैसे तो कंप्यूटर का 10 नंबर का ही पेपर होना है ना। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं मिलेगा, आप चाहे तो पीवाईक्यूज देख लेना। 7वें पेज नंबर पर हम आ चुके हैं। दूसरी मेमोरी आपकी रोम। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ये केवल पढ़ने योग्य होती है, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा। स्थायी और स्थिर मेमोरी होती है, क्योंकि ये क्या होती है, ये फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी में ही आती है। बट ये रोम जो होती है ना, ये आपकी स्थायी और स्थिर मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। विद्युत आपूर्ति बंद होने पर ये नहीं मिटती है, यानी जैसे आपने कुछ भी चीज लिख दी है और लाइट चली गई तो ये मेमोरी मिटने नहीं देती है, वहीं से आपका शुरुआत हो जाती है। ये कई प्रकार की होती है, जैसे कि पी रोम होती है। पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ई रोम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो टोटल मिला के आपने देखा कि रैम के जो होते हैं वो 2 पार्ट होते हैं, रैम के 2 पार्ट होते हैं, और रोम के 3 पार्ट होते हैं। याद रखिएगा, ये पूछा गया है, ठीक है, 2-3 पार्ट होते हैं। अब आती है हमारी द्वितीयक मेमोरी। इसके भी 3 प्रकार होते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज, इसमें आपकी एसडीडी आती है, फ्लॉपी डिस्क आती है, और मैग्नेटिक टेप आता है। यानी कि 3 चीजें इसके अंदर आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज में आती है। ऑप्टिकल स्टोरेज में आपकी सीडी और डीवीडी ये 2 आते हैं। फ्लैश स्टोरेज में आपके पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड्स आते हैं। ये सहायक मेमोरी होती है, जैसा हमने पिछले पेज पे पढ़ा भी था। इसे बैकअप डेटा के रूप में उपयोग किया जाता है। ये ब्राय मेमोरी होती है, यानी बाहरी मेमोरी होती है। उदाहरण के लिए फ्लॉपी डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, सीडी रोम हो गई, डीवीडी फ्लैश ड्राइव हो गया, ठीक है, पेन ड्राइव हो गया, ये सारी चीजें। फ्लॉपी डिस्क 2 साइज की आती है, एक तो 5.25 इंचेस की और एक 3.5 इंचेस की। हार्ड डिस्क की क्षमता अधिक होती है। फ्लैश ड्राइव डाटा ट्रांसफर के लिए उपयोग की जाती है। अब आती है एक और मेमोरी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का काम क्या होता है, ये छोटी अवधि के लिए प्रोग्राम को स्टोर कर लेती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप अपने फोन से, यानी जो गैलरी होती है, गैलरी से जब आप फोटो डिलीट करते हैं तो वो सारे फोटो डिलीट होने के बाद भी कैश मेमोरी में पहुंच जाते हैं। यानी वहां पर आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आपने कोई फोटो इंपॉर्टेंट है और वो फोटो जो है वो डिलीट कर दिया, तो 1 महीने तक आप उस कैश मेमोरी में अगर डिलीट नहीं करते तो 1 महीने तक वो स्टोरेज करके रखती है। लेकिन अगर आपने 1 महीने के अंदर उसकी रिकवरी नहीं की तो देन आप कभी भी उसकी रिकवरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो कैश मेमोरी होती है ना, 30 दिन के बाद में उसको डिलीट कर देती है। ठीक है, सीपीयू व मुख्य मेमोरी के बीच स्थित होती है, ये अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, इसका जो मोबाइल में तो उसका टाइमिंग 30 दिन का होता है, मुख्य मेमोरी की तुलना में ये तेज होती है। ठीक है, अब आ गए हम पेज नंबर 8 पर, जिसमें हम बात करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। कंप्यूटर के ये पार्ट्स होते हैं, आपको पता ही है। हार्डवेयर का मतलब होता है, हार्डवेयर कंप्यूटर का वो भाग होता है जिसे हम देख और छू सकते हैं। ये कंप्यूटर का भौतिक कंपोनेंट होता है। इस तत्व में सर्किट बोर्ड, आईसी, डायोड और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। हार्डवेयर को हम WH भी कहते हैं। उदाहरण के लिए मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, हेडफोन, प्रिंटर, सीपीयू आदि, जिसको भी आप छू सकते हो, देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो हिस्सा होता है जिसे हम सिर्फ समझ और महसूस कर सकते हैं, है ना। इसको हम देख तो सकते हैं बट छू नहीं सकते। हम ना तो इसे देख सकते हैं, देखो हम देख तो सकते हैं, आप जैसे आप व्हाट्सएप तो देख पा रहे हो बट व्हाट्सएप को छू नहीं सकते हो। ठीक है, तो हम ऐसा कहना कि हम सॉफ्टवेयर को देख नहीं सकते हैं, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। बट कंप्यूटरी लैंग्वेज में जब हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं तो हम ऐसा ही पढ़ते हैं कि हम ना तो इसे देख सकते हैं और ना ही इसे छू सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं। अगर आपकी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर खराब हो जाए तो फिर आपका कंप्यूटर कचरे के डिब्बे के अलावा कुछ नहीं होता। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की थी और सॉफ्टवेयर भी उन्होंने ही खोजा। जैसे उदाहरण के लिए जावा, वर्डपैड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, फेसबुक, ट्विटर जिसको आप अभी एक्स के नाम से जानते हैं, व्हाट्सएप हो गया, जीमेल, गूगल क्रोम, एंड्रॉइड, ये सारे क्या है? आपके सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब आते सॉफ्टवेयर के भी प्रकार होते हैं। कितने? तो 2 प्रकार होते हैं। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर
कंप्यूटर को संचालित करने के लिए अत्यावश्यक सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आप फोन चला रहे हो, फोन नया लेके आते हो, तो आपने देखा होगा कुछ सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल होके आते हैं जिसको आप अनस्टॉल भी नहीं कर सकते हो। दैट इज वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी उसके आधार पर ही आपने फोन खरीदा होता है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता व कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य की क्रियाओं को ये नियंत्रित करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने फोन या लैपटॉप या कंप्यूटर में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हो। प्रोग्रामों का ऐसा समूह जो किसी निश्चित कार्य के लिए बनाया गया हो, जैसे कि MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस, वेब ब्राउजर हो गया, फोटोशॉप हो गया, एक्सेल है ना, कॉरल ड्रॉ आदि। अब ये जो बग होता है ना, बग इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर में त्रुटि आ गई है, बग हो गया, ठीक है। और ये डीबगिंग होता है, त्रुटि को हटाने की प्रक्रिया को हम डीबगिंग करना कहते हैं। तो गाइज हम अभी 9वें पेज पर आ चुके हैं और मैंने बताया आपको कि ये 17 पेजेस की ही PDF आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। ये 17 पेजेस में नोट्स मैंने बना के खत्म किए हैं, क्योंकि मैंने वही इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं जो कि आपके एग्जामिनर पूछता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। और हमें रीट मीन्स का जो एग्जाम है ना, वो नौकरी पाने के लिए क्रैक करना है, इसीलिए हमने सिर्फ वही इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के विभिन्न प्रोग्राम या प्रकार की। तो 2 प्रकार होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो कंप्यूटर के सभी कार्यों का संचालन व नियंत्रण करता है। उपयोगकर्ता के डेटा को मशीनी भाषा में ये बदल देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, ये कंप्यूटर के जितने भी काम होते हैं ना, उनको कंट्रोल करता है, उनको नियंत्रित करता है, संचालन करता है। और उपयोगकर्ता जो भी डेटा डालता है ना इसके अंदर, उसको मशीनी भाषा में बदल देता है। उदाहरण के लिए यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, मैकडॉक हो गया, मैक ओएस हो गया आदि। अब आता है दूसरा यूटिलिटी प्रोग्राम। ये सर्विस प्रोग्राम होते हैं। कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना और रखरखाव व सुरक्षा कार्य करना यूटिलिटी प्रोग्राम का काम होता है। जैसे कि डिस्क कंप्रेशन करना, बैकअप यूटिलिटी, डिस्क क्लीनर्स हो गया, एंटीवायरस आदि आदि, ठीक है। प्रोग्रामिंग भाषाएं, प्रोग्राम के निर्देशों को लिखने हेतु जैसे कि C++, जावा, ये सारी चीजें होती है। डिवाइस ड्राइवर, इसका काम क्या होता है, निर्देशों का ऐसा समूह जो कंप्यूटर का परिचय उससे जुड़ने वाले हार्डवेयर से करवाते हैं। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क की। कम्युनिकेशन के लिए कई कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। जब आप बातें करने के लिए बहुत सारे कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो वही आपका कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क की श्रेणियां भी हैं, जैसे कि पेन, सबसे छोटी श्रेणी है आपकी पेन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। इसमें आप मतलब लोकल, बहुत ही ज्यादा लोकल होते हो, मतलब प्राइवेट तौर पर ये आप कंप्यूटर का काम करते हो। जैसे अपने ही घर में आपने 1 से 2 कंप्यूटर जोड़ रही हो, ठीक है। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी छोटे भौगोलिक क्षेत्र में इसमें एक मास्टर कंप्यूटर होता है जो सर्वर कहलाता है। बाकी डम कंप्यूटर होते हैं जो टर्मिनल कहलाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका विस्तार एक शहर तक होता है, यानी कि आपने जैसे मान लीजिए कि राजस्थान के किसी शहर यानी बांसवाड़ा से लेके डूंगरपुर से कंप्यूटर को ज्वाइन किया, ठीक है। अब आता है आपका उदाहरण के लिए सेलुलर फोन होता है, नेटवर्क होता है, केबल टीवी नेटवर्क होता है। फिर आते हैं आपके वैन। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये पूरे देश, पूरे महाद्वीप और पूरे विश्व में फैला होता है। इसके कुछ भाग केबल से, कुछ टेलीफोन लाइनों से, कुछ ऑप्टिकल फाइबर केबल से व कुछ उपग्रह से भी जुड़े होते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेट। अब बात करते हैं हम इंटरनेट और सभी युक्तियों की। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में अगर बात की जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के तरीके को हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। रेखीय या बस टोपोलॉजी, इसका पहला जो पार्ट है वो है रेखीय या बस टोपोलॉजी क्या होता है। तो इसकी बात की जाए, इसमें सभी कंप्यूटर एक केबल से जुड़े होते हैं। प्रत्येक डिवाइस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी NIC द्वारा नेटवर्क से जुड़ा होता है। प्रत्येक NIC का भिन्न एड्रेस होता है, यानी कि अलग अलग एड्रेस होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4। यहाँ पे टैप नीचे लिखा हुआ है टर्मिनेटर, और यहाँ पे इसका DL का मतलब है ड्रॉप लाइन। अब दूसरा आता है वृत्ताकार या रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। इसमें सभी कंप्यूटर वृत्ताकार आकृति में जुड़े होते हैं। प्रत्येक नोड 2 कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। तीसरा आता है स्टार टोपोलॉजी, जिसको हम ताराकार टोपोलॉजी भी कहते हैं। सभी नोड एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। केंद्रीय कंप्यूटर हब कहलाता है, कई बार इसे होस्ट भी कहा जाता है। फिर आता है आपका ट्री टोपोलॉजी। इसमें नोड्स सोपानबद्ध जुड़े रहते हैं। सबसे ऊपर वाले नोड को रूट नोड कहा जाता है। मतलब ये वाला जो ट्री टोपोलॉजी है ना, ये आपका जैसे नेटवर्क मार्केटिंग होती है ना, उसी तरीके की टोपोलॉजी होती है। अब आती ग्राफ या जाल टोपोलॉजी। कोई विशेष संरचना नहीं होती इसकी, किसी भी नोड को किसी से भी जोड़ा जा सकता है। ये एक जाल जैसा होता है। बात करेंगे इंटरनेट, इसके उपकरण और शब्दावलियों की। अब भाई हमारा 11वां पेज है ये, और 17 पेज में मैंने ये कंप्यूटर की क्लास कंप्लीट की है, तो देख लेना। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। विश्वव्यापी स्तर पर विभिन्न नेटवर्क को आपस में जोड़कर संचार प्रदान करना, ठीक है। इंटरनेट का काम क्या होता है, विश्वव्यापी स्तर पर विभिन्न नेटवर्क को आपस में जोड़कर संचार प्रदान करना। जैसे कि सबसे पहले बात करें, इसमें मॉडेम होता है। मॉडेम का काम होता है एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को एक दूसरे में रूपांतरित करने की युक्ति होती है, ठीक है। मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलने की प्रक्रिया होती है। कौन से संकेत, तो डिजिटल संकेत जो होते हैं। डीमॉड्यूलेशन का काम होता है एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलने की प्रक्रिया। अब होता है अगला राउटर। राउटर का काम क्या है, इसका उपयोग कई नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से एक इंटरनेट कनेक्शन से कई कंप्यूटर सिस्टम जोड़ सकते हैं। फिर आता
होता है गेटवे, दो बिल्कुल भिन्न प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ने हेतु यूज होता है, प्रोटोकॉल स्थानांतरण का कार्य करता है। रिपीटर क्या होता है, तो निम्न सिग्नल को उच्च सिग्नल में यानी नीचे वाले सिग्नल को ऊपर वाले सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति है। टोस्ट क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क में उपभोक्ता के प्रोग्रामों का निष्पादन करवाने वाले कंप्यूटर्स होते हैं, ये संचार उपजाल द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। नोड क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए कोई भी उपकरण जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, प्लॉटर, मॉडेम आदि को ये जोड़ने का काम करते हैं। अब आते हैं ट्रिपल डब्ल्यू क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म है, एक ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा इंटरनेट के किसी भी सर्वर में संग्रहित डेटा को एक्सेस कर उसे देखा जा सकता है। और इसकी खोज किसने की थी, तो ट्रिपल डब्ल्यू की खोज आपकी टीम बर्नर ली ने की थी। अब आती है यूआरएल क्या होता है, तो नेटवर्क पर एक अद्वितीय एड्रेस होता है। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और बाकी अभी हम आगे भी इनकी पढ़ेंगे जो फुल फॉर्म होंगी, ठीक है। अब 12वें पेज पर हम आ गए हैं। एचटीटीपी की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रूपांतरित करने वाला ये प्रोटोकॉल है। अगला है एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका काम होता है वेबसाइट्स बनाने के लिए प्रयुक्त भाषा है ये। फिर आती है वेबसाइट, एक पुस्तक की भांति होती है, इसका प्रथम पेज होम पेज कहलाता है। आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसके जरिए हमें इंटरनेट सेवाएं प्राप्त होती है। हाइपरलिंक क्या होता है, जिस लिंक के माध्यम से सभी पेज आपस में जुड़े रहते हैं। वेब डोमेन क्या होता है, ट्रिपल डब्ल्यू के बाद प्रयुक्त एड्रेस है, एक तरह से ये व्यवसाय का पता बताता है। अब अगला टॉपिक है हमारा तीसरा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। चलिए अगला टॉपिक हमारा है CAL और CAI क्या होता है, तो CAL की फुल फॉर्म है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और CAI की फुल फॉर्म है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। CAL को अगर हम कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग की बात करें तो कंप्यूटर सहाय अधिगम बोलते हैं इसे, और हिंदी में इसे CAI को कंप्यूटर सहाय अनुदेशन बोलते हैं। अगर हम यहाँ CAL की बात करें तो ये कंप्यूटर की सहायता करता है। इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई है और इसमें सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों का एक ही जगह मौजूद होना आवश्यक नहीं होता है। यानी CAL में आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे से दूर रह के भी चीजें सीख और सिखा सकते हो। CAI की बात करें तो निर्देशों की एक श्रृंखला होती है और इसके 3 भाग होते हैं। इसमें आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कोर्सवेयर तीनों चीजें चाहिए होती हैं। बढ़ते हैं पेज नंबर 13 पर। CAI के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, तो इंक्वायरी मोड होता है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस मोड होता है, ट्यूटोरियल मोड होता है, गेमिंग मोड होता है, सिम्युलेशन मोड होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड होता है, इसमें डिस्कवरिंग मोड होता है और मैनेजमेंट मोड होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैंने करवा दिया है। सूचना तकनीकी का प्रयोग कई तरीकों से किया जाता है, जैसे कि ई शासन में, ई कॉमर्स में, ई मेडिसिन में, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग आदि। इसका अगर आप तोड़ के शब्द छोटे शब्दों में समझाऊं तो ई शासन मतलब ई गवर्नेंस हो गया, यानी कि जो भी आप शासन व्यवस्था से जो भी फायदा लेते हो, है ना, जिस भी योजना का, तो वो आपकी ई शासन में आ जाती है। ई कॉमर्स जो भी आप व्यवसाय करते हो, ई मेडिसिन यानी जो भी आप हॉस्पिटल का बिल भरना या हॉस्पिटल की कोई दवा परचेज करना, ई एजुकेशन जैसे अभी आप ई एजुकेशन ले रहे हो ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप मेरे चैनल पे बने हुए हो, ई बैंकिंग जो भी आप UPI वगैरह इस्तेमाल करते हो, ई शॉपिंग जो भी आप परचेजिंग एप्स को यूज करते हो, ठीक है। अब इसे डिटेल में पढ़ते हैं। ई शासन का मतलब है सरकार से नागरिक तक की जो भी जुड़ा होता है, सरकार से व्यवसाय जुड़ता है, सरकार से कर्मचारी जुड़ता है, सरकार से सरकार जुड़ती है ई शासन के द्वारा, ठीक है। ई शासन के तहत उपलब्ध सेवाओं की अगर हम बात करें, जैसे ई मित्र, नागरिक सेवाओं को तत्काल तथा सुविधाजनक रूप में उपलब्ध करवाना। राजस्थान सरकार द्वारा ई मित्र को 2004 में शुरू किया गया था। वर्तमान में 600 से अधिक सेवाएं सभी 41 जिलों में उपलब्ध है। पहले 33 में थी बट अभी 41 जिले हो गए, तो मान के चलिए कि 41 में हो गई है। बट लेकिन अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आप 33 पर ही करेंगे, क्योंकि अभी 41 जो है वो 2025 के आधार पर 41 जिले हुए हैं, ठीक है। राज्य में लगभग 55,000 से अधिक ई मित्र संचालित है। सेवाएं क्या देते हैं, तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं, विवाह, जाति मूल निवास, बिल भुगतान, विभिन्न संस्थाओं की फीस भरना आदि, ये सारे काम ई मित्र के होते हैं। अब आता है ई परिवहन, वाहनों के पंजीकरण, चालक आज्ञा पत्र, कर शुल्क आदि को जमा करवाना है तो आप ई परिवहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ई मेडिसिन पर जाते हैं तो आप विभिन्न चिकित्सालयों का नेटवर्क स्थापित करते हैं। ई एजुकेशन पर इंटरनेट और संचार के माध्यम से शिक्षा लेते हैं। ऐसे ई पंजीकरण होता है, ई प्रजातंत्र होता है ना, इसी को आप ई लोकतंत्र भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी। ई न्यायालय होता है, ई पुलिस होती है। पेज नंबर 14 पर आ चुके हैं। अब हम देखिए ई वाणिज्य ई कॉमर्स होता है, इंटरनेट के माध्यम से आप व्यापार करते हैं। इसमें ई शॉपिंग, ई बैंकिंग दोनों शामिल होता है। फिर इसमें आता है B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि जैसे कि आप indiamart.com से कोई सामान परचेज कर रहे हैं या फिर आप वहां पे सेल कर रहे हैं, तो बिजनेस टू बिजनेस हो गया। B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर, ठीक है। जैसे कि आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सबसे क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं, आप सेल नहीं करते हैं। C2C होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे कि OLX.com हो गया,
Quikr.com हो गया, जहां पर आप नई पुरानी चीजें परचेज करते हैं। यानी कोई बेचने वाला भी कस्टमर है और खरीदने वाला भी कस्टमर है। ठीक है, अब आता है इंटरनेट बैंकिंग। बैंक की सेवाओं को बैंक जाए बिना मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से प्रयोग करते हैं आप, तो उसे हम इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं, ई बैंकिंग कहते हैं। अब ई बैंकिंग की कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे कि EFT का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, BHIM भीम का मतलब होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। UPI का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। RIGS का मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। NEFT का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। IMPS का मतलब है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये ई बैंकिंग की शब्दावलियां है। अब आता है फोर्थ टॉपिक और अंतिम टॉपिक है, और आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि हमने 50 मिनट से भी कम, यानी 1 घंटे से भी कम में आपकी क्लास खत्म की है। बाकी अदर किसी चैनल पे आप जाओगे ना, तो उन्होंने दिमाग खपत किया हुआ है ना, टॉपिक टू टॉपिक वो बात नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी बातें आपको दे रहे हैं, बट हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी है। देखो, फोर्थ टॉपिक आपका है सूचना एवं प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव क्या है, समाज पर क्या प्रभाव है। तो सूचना तकनीकी के माध्यम से धर्म, अर्थ, शिक्षा, समाज, विज्ञान, उद्योग सभी पर कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि शिक्षा पर आप देख सकते हो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके के प्रभाव हैं, उद्योग पर भी हैं, सुरक्षा पर प्रभाव है, चिकित्सा पर प्रभाव है, साहित्य पर प्रभाव है, विज्ञान पर भी प्रभाव है, धर्म पर प्रभाव, समाज पर प्रभाव। ऑटोमेटिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल मिला के सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव सभी चीजों पर पड़ता है, अच्छा भी पड़ता है और बुरा भी पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं, हम पेज नंबर आ गए हैं 15 पर, और हमारे अब इसके बाद 2 पेज और बच जाएंगे। सूचना तकनीकी के विविध बात करें तो सबसे पहला गणना यंत्र अबेकस या इसका था। ठीक है, सबसे पहला गणना यंत्र अबेकस था। ठीक है, सबसे पहले गणना शुरू की थी तो अबेकस ने की थी। इसका निर्माण ली काई चेन ने किया था। पहला मैकेनिकल डिजिटल गणना यंत्र आपका ब्लेज पास्कल का द्वारा था 1645 में। क्या था यह? मैकेनिकल डिजिटल गणना यंत्र था। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक था, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल न्यूमेरिकल इंटरग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है रीट मेंस में। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ABC है, जिसकी फुल फॉर्म है एटनासोफ बेरी कंप्यूटर। आविष्कार जो है इसके वो है डॉक्टर जॉन एटानासोफ और क्लिफोर्ड बेरी द्वारा, और ये 1945 में आया। क्या था ये? विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये। फिर आता है विश्व का प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा था? यूनिबैक। इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका निर्माण 1954 में हुआ था। विश्व का प्रथम पूर्ण यांत्रिक यानी विद्युत स्वचालित कंप्यूटर था मार्क 1। निर्माण हार्वर्ड आइकेन ने किया था। भारत का प्रथम कंप्यूटर HEC है 2M के नाम से। यह भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में लगाया गया था 1956 में। भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में है। भारत में कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कंप्यूटर ऑटोमेशन थी। सुपर कंप्यूटर के पिता सीमोर क्रे को कहा जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर के पितामह विजय भाटकर कहलाते हैं। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार 1971 में एलन शुगार्ट ने किया था। हार्ड डिस्क का आविष्कार रेनॉल्ड जॉनसन ने किया था। इंटरनेट का विकास 1960 में अमेरिका के अर्पानेट ने किया था। और अर्पानेट की फुल फॉर्म की बात की जाए तो एडवांस रिचर्ड प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के द्वारा, और इन्होंने संदेश भेजना जो चालू किया वो 1969 में किया। बढ़ते हैं पेज नंबर 16 की तरफ। फेसबुक की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी सोशल साइट है ये। फरवरी 2004 में मार्क जुकरबर्ग द्वारा बनाई गई। ट्विटर जिसको आज आप एक्स के नाम से जानते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट 2006 में जैक डोर्सी द्वारा बनाई गई। व्हाट्सएप जिसे बहुत सारे लोग यूज करते हैं, ब्रायन एक्टर व जैन कॉम द्वारा फरवरी 2009 में बनाई गई। अब आते हैं ICT से संबंधित विभिन्न पूर्ण रूप जो फुल फॉर्म्स होती है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अब यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कंप्यूटर में C का क्या मतलब है, कंप्यूटर में O का मतलब क्या है, कंप्यूटर में M का मतलब है, यानी यहां से आपके जितने अक्षर है उतने क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान पूर्वक देखेंगे आप। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस पेन ड्राइव में यूज होती है ये। वायरस की फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसीज। TCP की मतलब फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UPS की फुल फॉर्म है यूनी इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। SATA की फुल फॉर्म है SATA। SATA की फुल फॉर्म है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। RAM की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। SMPS की फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। CD की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। CRT की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। DEC की फुल फॉर्म है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन।
SAP की फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। PNG की फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। IP कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल को। GIC की फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। DDS की फुल फॉर्म है डिजिटल डाटा स्टोरेज। CAD की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ACPI की फुल फॉर्म है एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस। AGP की फुल फॉर्म है एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट पार्ट, ठीक है। APM की फुल फॉर्म है एडवांस्ड पावर मैनेजमेंट। APIPA की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। उसके बाद WLAN की फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। DNS की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ISP की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। VPS की फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट सेक्टर सर्वर। GIF की फुल फॉर्म है ग्राफिकल इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। MP3 की फुल फॉर्म है MPEG ऑडियो लेयर 3। SD की फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन। 4K का मतलब होता है 4000 और UHD का मतलब होता है अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। तो यहाँ पर हमने 42 मिनट की क्लास में 17 पेजों के माध्यम से पूरा रीट मेंस का लिए जो भी कंप्यूटर आप कर रहे हो, कंप्यूटर का जितना भी पढ़ना है आपको, वो सारा मैंने कंप्लीट करा दिया इस एक क्लास के अंदर। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं प्लीज इस 1 घंटे से भी कम की मैराथन क्लास को उनके साथ शेयर करें। टू द पॉइंट है, टू द टॉपिक है। कोई भी ऐसा चीज इसके अंदर मेंशन नहीं है कि जिसके आने की संभावना नहीं है और वो इसमें मेंशन है, बल्कि वो चीजें इसमें मेंशन की गई हैं जो पिछले सालों में पूछी गई हैं कंप्यूटर के अंदर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी टॉपिक की मैराथन के साथ में। और तब तक के लिए अगर आपको क्लास पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करना और साथ ही साथ में आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।